प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय लेकर हमारी टेक्निकल टीम के साथ हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के समक्ष। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्कूलों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, घरों में गृह अध्ययन कर रहे होंगे। लेकिन जिस प्रकार इस बार कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित रही है और कोर्स बच्चों का पूरा नहीं हो पा रहा है, और हमारी टीम ने चिंता जाहिर की कि क्यों ना हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय को कवर करें, और उसी विषय को आज हम लोग लेकर हाजिर हैं। और आज हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। वो प्लान ये है कि हम लोग अधिकतम फरवरी तक ये पढ़ाई लेकर चलेंगे और आपसे एक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो हमारी टीम आपके पास भेजेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विषय की लोग इम्पोर्टेंट कम समझते हैं, लेकिन यह विषय आपके जीवन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जब आप प्रतिस्पर्धा की तैयारी करेंगे तो इस विषय की महत्वता और बढ़ जाती है। हम लोग इस विषय को सही रूप से कवर करेंगे और एक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज हम इसी क्रम में सबसे पहले हमारी टीम ने विचार किया कि लोकतांत्रिक राजनीति वॉल्यूम 1 आप 9th में पढ़ के आए हैं। वॉल्यूम 2 को आज हम लोग कवर करेंगे और पहला पार्ट इसमें है सत्ता की साझेदारी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस जो हम पूरा नोट्स बनाते रहेंगे, बोर्ड पे लिखते रहेंगे, और आप सभी लोग एक रजिस्टर एक पेन लेकर बैठिए ताकि आप क्रम से तो सब चीज़ें नोट करते रहिए, आपका कोई टॉपिक छूटे ना। सबसे पहले हम लोग सत्ता की साझेदारी में हम चर्चा करते हैं 2 देशों की। दोनों ही देश को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। पहला देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। इन दोनों देशों को ठीक से समझने की कोशिश करें कि यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी, प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे काम करती थी। इस चीज़ों को समझेंगे। आपको पहले हम इन 2 देशों में पहले कवर करते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम एक यूरोप का बहुत छोटा सा देश है। अगर इसकी तुलना भारत के किसी राज्य से की जाए तो हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेल्जियम। इसका क्षेत्रफल अकॉर्डिंग 30,500 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूरोपीय संघ है। उस यूरोपीय संघ की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और यूरोपीय संघ है उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। लेकिन हम बेल्जियम के बारे में जानना क्या चाहते हैं? बेल्जियम एक हमारा देश है, यूरोप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। किस महाद्वीप का देश है? तो आप लोगों को उत्तर देना, यूरोप महाद्वीप का देश है। जो बेल्जियम है ये 4 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश इसके आसपास हैं? बेल्जियम के आसपास जर्मनी है, लक्जमबर्ग है, फ्रांस है और नीदरलैंड है। जर्मनी, लक्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड। नीदरलैंड का एक और नाम है हॉलैंड। ठीक है, इन देशों से ये घिरा हुआ छोटा सा देश है बेल्जियम। लेकिन एग्जाम के व्यू से इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जर्मनी में 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। नंबर 1 भाषा डच, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 आपकी जर्मन।
3 भाषाई समूह रहते हैं बेल्जियम में, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, डच जो रहते हैं उनके इलाके का नाम है फ्लेमिश। डच लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। फ्रेंच लोग वेलेनिया इलाके में रहते हैं। फ्रेंच लोग वेलेनिया इलाके में रहते हैं। और मात्र जो जर्मनी का क्षेत्र है, मात्र 1% लोग जर्मन भाषा पूरे बेल्जियम में बोलते हैं। 1% ही भाषा बोली जाती है, जबकि 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अगर मोटे तौर पर हम लोग समझें तो हमें एक चीज़ निश्चित रूप से समझ में आ गई है कि आपके बेल्जियम में 3 भाषाई समूह रहते हैं। डच बोलते हैं वो फ्लेमिश इलाकों में रहते हैं, जो आपके फ्रेंच बोलते हैं वो वेलेनिया इलाके में रहते हैं, और जो आपके जर्मन बोलते हैं वो 1% लोग हैं मात्र बेल्जियम में। लेकिन जर्मनी की जो राजधानी है ये ब्रुसेल्स, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये चीज़ आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। आप लोग कोशिश करिए, आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन क्रम से सब चीज़ों को समझते चलिए। तो अब लेकिन विषय क्या था कि 59% लोग बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में जो रहते हैं वो डच बोलते हैं, और 40% लोग वेलेनिया के इलाके में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषाई रहते हैं। ठीक, लेकिन एक पूरी समस्या है। एक समस्या आप लोग अन्य देशों के उदाहरण में देखें, जैसे भारत में आइए तो जो लोग बहुसंख्यक हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, समृद्धशाली हैं, आर्थिक संसाधन उनके पास हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम में सबसे बड़ी बात थी कि 40% फ्रेंच होने के बावजूद भी वो डचों से बहुत आगे थे। आर्थिक विकास, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टिकोण से वो लोग आपके इन डचों से बहुत आगे थे। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग डचों से ज़्यादा ताकतवर थे, और ये चीज़ डचों को बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। इनसे जब ऐसी स्थिति हो रही थी कि जो संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक में है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और जो संख्या में कम है वो आर्थिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे लोग थे फ्रेंच। तो इनके बीच में क्या हुआ, 1950 और 60 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में इन दोनों समुदायों के बीच में आपसी टकराव पैदा हुआ, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। सबसे ज़्यादा इसका ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है। सबसे ज़्यादा टकराव वहीं पर हुआ। आपस में लोग टकराव की स्थिति में आ गए, एक गंभीर स्थिति बनी। तो ये हमने थोड़ा सा जानकारी पहले ली बेल्जियम के बारे में। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिन लोगों ने नोट नहीं कर पाया है, और आपको 20 सेकंड का टाइम है ताकि आप इस विषय को स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए, अब एक और देश है श्रीलंका। हमारा दक्षिणी एशिया का ये देश है, और हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कौन सी है? आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी में परिवर्तन हुआ है।
आज भी बहुत सारे लोगों के जहन में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीलंका की राजधानी में परिवर्तन हुआ है और नई राजधानी बनी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ये श्रीलंका की राजधानी नहीं है, पूर्व राजधानी थी कोलंबो। पूर्व राजधानी थी कोलंबो। अब श्रीलंका में क्या सच था? श्रीलंका भी अगर जनसंख्या के मामले में तुलना करें तो हरियाणा राज्य के बराबर है, भारत के। छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर 2 भाषाई समूह रहते हैं। आप एक यहाँ का जो समीकरण है वो इस प्रकार है, सिंगली कई जगह पर सिंगला लिखा हुआ है, और तमिल। श्रीलंका में मुख्य रूप से 2 भाषाई समूह के लोग ही रहते हैं, एक सिंगली भाषाई समूह और एक तमिल भाषाई समूह। तो सिंगली भाषाई के जो समूह के लोग रहते हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं। अब आप लोग, हमने पिछली इस वीडियो में 2 बार बहुसंख्यक शब्द का उपयोग किया है। आप प्यारे बच्चों समझ नहीं पा रहे होंगे बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है। बहुसंख्यक का अंग्रेजी में मतलब होता है मेजॉरिटी, जिसका मतलब ऐसा जनसमूह जो समाज में ज़्यादा है, यानी कि 50% से ज़्यादा है, वो है बहुसंख्यक। और जो 50% से कम है वो है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। ठीक, तो श्रीलंका हमारे दक्षिणी छोर में तमिलनाडु राज्य से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूरी की में स्थित है। जातीय समूह में क्या है, यहाँ पर 74% लोग सिंगली भाषा बोलते हैं, 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं, और 18% में 13% श्रीलंका मूल के हैं। श्रीलंका मूल के हैं। इसका नाम पहले श्रीलंका नहीं था, अभी बताएंगे इसका नाम पहले क्या था, कब परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो 5% भारतीय मूल के थे। ये भारतीय मूल के कौन से? जो औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के काल में बागान के काम के लिए श्रीलंका, भारत के लोगों की जो संतानें हैं श्रीलंका में, भारत के लोगों की जो संतानें औपनिवेशिक काल में वहाँ बागानों के कामों के लिए चली गई थीं, तो उनके बच्चे हैं ये 5% भारतीय मूल के हैं, तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है, तो 2 भाषाई समूह रहते हैं, एक सिंगली और एक तमिल। ठीक है, इसके बाद आपको ठीक से पता होना चाहिए कि 7% यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। कितने रहते हैं? 7% ईसाई भी रहते हैं, ईसाई, क्रिश्चियंस। और जो 7% ईसाई रहते हैं वो 7% ईसाई आपके सिंगली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, मतलब उन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान है। ठीक, श्रीलंका में ये हिंदुस्तान मूल के या भारतीय मूल के 5% तमिल भी रहते हैं। तो हम लोगों ने पहले समझा कि बेल्जियम का जातीय समीकरण किस प्रकार का है और श्रीलंका का जातीय समीकरण किस प्रकार का आपके सामने है। सिंगली 74%, तमिल बोलने वाले 18%, तमिल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, और 7% ईसाई हैं, वो सिंगली और तमिल दोनों बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, अब हम एक और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम दोनों देशों को पढ़ चुके हैं। श्रीलंका का समीकरण कैसा था, जातीय समीकरण, और बेल्जियम का जातीय समीकरण किस प्रकार था। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका की
के बारे में कि श्रीलंका में कैसा घटनाक्रम घटा, श्रीलंका में किस प्रकार के संघर्ष हुए, श्रीलंका में किस प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए और श्रीलंका ने इन सारी व्यवस्थाओं से कब छुटकारा पा पाया, है ना। तो आइए श्रीलंका क्या सबसे पहले उदाहरण देते हैं हम लोग हैं। श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में आपने पढ़ा था कि सिंगली बोलने वाले 74% लोग हैं और तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं और इसमें 13% भारतीय मूल के हैं, नहीं सॉरी 13% श्रीलंका मूल के हैं और 5% हैं भारतीय मूल के। ठीक, लेकिन हमें समझना क्या है, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोगों के बहुत एग्जाम के हिसाब से अच्छा बनता है कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ। श्रीलंका औपनिवेशिक काल से 1948 में आज़ाद हुआ। ठीक, और आपको जानकारी अब हम दे रहे हैं कि श्रीलंका का पहले नाम श्रीलंका नहीं था, नाम था सिलोन। ठीक, सिलोन नाम था इसका। तो 1948 में ये कानून बनाया इन्होंने, सिलोन नागरिकता अधिनियम 1948। अब ये क्या था श्रीलंका, सिलोन नागरिकता अधिनियम 1948 में, और सिलोन का मतलब श्रीलंका, सिलोन का मतलब श्रीलंका, क्योंकि 1972 तक इसको कहा जाता था सिलोन। 1972 में इसी देश का नाम सिलोन से हुआ लंका। ठीक, 6 साल बाद फिर संशोधन हुआ और तब सम्मान सूचक शब्द जोड़कर इसका नाम कर दिया गया श्रीलंका। तो 1978 से इसका नाम श्रीलंका है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक से समझ पा रहे होंगे। 1978 में इसका नाम हुआ श्रीलंका। लेकिन सिलोन नागरिकता अधिनियम 1948 क्या था? इसके तहत जो भारतीय मूल के तमिल थे, इनको नागरिकता देने से श्रीलंका सरकार ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। जब मना कर दिया, इनकार कर दिया, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि कानूनी रूप से इस चीज को मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद फिर श्रीलंका सरकार ने 1956 में फिर और बदलाव किए। 1956 में इन्होंने क्या किया? तमिलों के हितों को दरकिनार करके, तमिलों के ध्यान को दरकिनार करके इन्होंने ऐसे कानून बनाए जो तमिलों के खिलाफ चले जाते रहे। कैसे कानून बनाए? जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 1956 में एक सबसे बड़ा काम किया कि सिंगली को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया। जैसे ही ये काम किया, तनाव और बढ़ गया। तनाव इस प्रकार बढ़ा, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी, तमिलों के हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो श्रीलंका में क्या हो रहा है कि वहाँ की सरकार सिंगलियों के लिए तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन वो तमिलों के अधिकारों का हनन कर रही है। उसे तमिलों की कोई चिंता नहीं है। वो तमिलों को, उनके हितों को, उनकी समस्याओं को और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें
बार बार दरकिनार कर रही है। यह स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही थी और सिंघली और तमिलों के बीच में निरंतर बराबर गतिरोध जो संघर्ष था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि दोनों समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ गए। भाषाई और सांस्कृतिक रूप से तमिलों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात क्या हो रही थी कि 1956 में ही बौद्ध धर्म को वहाँ पर इकलौता धर्म मान लिया गया और इनके बौद्ध धर्म पर श्रीलंका की सरकार ज़्यादा ध्यान देने लगी। और अब आगे एक और टॉपिक लेके आते हैं। तमिलों ने संघर्ष किया। किसके लिए तमिलों ने संघर्ष किया? क्योंकि उनकी भाषा थी कौन सी? उनकी भाषा थी तमिल। तो वो अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। वो अपनी स्वायत्तता, अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। वो शिक्षा और रोजगार चाहते थे। तमिलों की मांग क्या क्या थी जरा देखिए। तमिलों की मांग थी, तमिलों की जो मांगे थी वो थी, एक, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले, उन्हें उनकी भाषा जो तमिल है उसका ध्यान में रखा जाए, भाषा तमिल को भी राजभाषा बनाया जाए, और उनके जो भी हित थे उनको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, लेकिन जो सिंघली सरकार थी, जो 1948 में आज़ाद हुए श्रीलंका, तब का सिलोन और आज का श्रीलंका, वो बराबर तमिलों के अधिकारों को दरकिनार करती चली जा रही थी। उसे कोई चिंता तमिलों की नहीं थी। ठीक, और हम इस प्रकार संघर्ष की स्थिति में वहाँ तमिलों का बराबर निरंतर शोषण होता रहा। आगे देखिए, एक और टॉपिक को लेकर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ये देखें कि श्रीलंका में स्थितियाँ कैसी बनी रहीं। श्रीलंका गृह युद्ध से जूझता रहा। श्रीलंका गृह युद्ध से जूझता रहा। देखिए कैसे, देखिए आप लोग पेन और कापी लेकर बैठे होंगे उम्मीद है, और क्रम से सारी चीज़ों को नोट करते रहिए। श्रीलंका में गृह युद्ध लगभग 1980 के दशक में शुरू हुआ। 23 जुलाई 1983 में श्रीलंका में संघर्ष की स्थिति बहुत पहले थी, लेकिन 1983 से और भी संघर्ष की स्थिति बढ़ गई। श्रीलंकाई जो थे वो सिंघली लोग और अलगाववादी लोग, इनके बीच में, सिंघली लोग और अलगाववादी लोगों के बीच में भयंकर दंगे हुए, हिंसा हुई, और ये ऐसी हिंसा हुई जिसने मानवता को शर्मसार किया। मानवता को शर्मसार इसलिए किया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार 80% लोग, 80,000 लोग मारे गए। जो 80,000 लोग एक बड़ी संख्या में है। 80,000 लोग मारे गए। ये सब कुछ हो रहा था श्रीलंका में। और उसी टाइम आपको बता चुके कि सिलोन नागरिकता अधिनियम आया था, जिसमें भारतीय मूल के नागरिकों को नागरिकता देने की बात नहीं कही गई, हालांकि कानूनी रूप से इसको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक, और 1956 में सिंघली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। 1958 में तमिलों और सिंघलियों के बीच में फिर भयंकर संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन व्यापक संघर्ष में यहाँ से देखने को मिलेगा 83 में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आगे। श्रीलंका के बाद हम बेल्जियम का उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम में
पहले हम एक बार और श्रीलंका के बारे में ही पढ़ते हैं। श्रीलंका में वीडियो को रोको, थोड़ी दिक्कत आ रही है। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी तकनीकी में खामी आ गई, जिसके कारण वीडियो को रोकना पड़ा। आप लोग एक बार पुनः अपना ध्यान आकर्षित करें। हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे थे, किस प्रकार का संघर्ष हुआ श्रीलंका में 1980 के दशक में, 83 के दशक में व्यापक पैमाने पर दंगे हो रहे थे। और वहाँ का एक समुदाय था लिट्टे, जिसका नेता था प्रभाकरन और तमिल सरकारों के बीच में, श्रीलंका की सरकार के बीच में व्यापक संघर्ष हुए। यहाँ तक कि श्रीलंका की सरकार ने भारतीय जो मूल के तमिल थे उन पे इतने बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए कि ना तो भारत के वो मीडिया के अखबार पढ़ सकते हैं, ना ही वो भारत जा सकते हैं, और उनके लिए इतनी राहें कठिन कर दी कि उनका जीना मुश्किल हो रहा था। तभी एक प्रभाकरन का अभ्युदय हुआ। अभी तक तो श्रीलंका में वो मांग कर रहे थे सिर्फ कि हमको भी अधिकार दिया जाए, लेकिन 1980 के बाद मांग बदल गई। मांग अब वो अपने अधिकारों की नहीं कर रहे थे, अब वो मांग कर रहे थे कि एक अलग देश चाहिए हमको। दुनिया के 32 देशों ने लिट्टे को आतंकवादी गुट घोषित किया, जिसके लिए भारत की सेना भी 1980-90 के दौर में जापना की थी, क्योंकि भारत ने भी लिट्टे को एक आतंकवादी गुट घोषित किया। लेकिन ये गतिरोध वहाँ पर कम नहीं हो रहा था। कई चरणों में सिंगलियों के बीच में और तमिलों के बीच में वार्ता हुई, लेकिन सिंगली लोग उनकी मांग को मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। अंततः 2009 में प्रभाकरन मारा गया, ठीक है, और उसके मारे जाने के बाद वहाँ पर गतिरोध समाप्त हुआ और आज वहाँ पर श्रीलंका में भी सिंगलियों को और तमिलों को दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। इस तरीके के गतिरोध 1948 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में रही। अब हम एक दूसरे देश का उदाहरण पढ़ते हैं, बेल्जियम। श्रीलंका में भी 2-3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बेल्जियम में भी 2-3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन बेल्जियम की समझदारी आप देखिए। हम लोग जब बेल्जियम को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, और जब बेल्जियम में डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम थे, फिर भी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से फ्रेंच लोग ज़्यादा समृद्धशाली और शक्तिशाली थे। उनके बीच में गतिरोध था, उनके बीच में तनाव की स्थिति रहती थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने कितनी समझदारी से काम किया है। मुझे ज्ञात है कि दुनिया का सबसे समझदारी भरा काम किया अगर किसी देश ने किया था तो वो देश था बेल्जियम। आज वैसे हर देश उस नीति को अपना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो किया वो बेल्जियम ने किया। आप समझिए कि क्या किया उसने। बेल्जियम ने क्या किया, आप लोगों को ठीक ठीक से याद होगा कि बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश, जबकि 40% लोग वेनेशिया इलाके में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, उसने अपनी संविधान में 1973 में संशोधन किया। कब किया? 1973 में। और संशोधनों की संख्या थी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। क्या किया संशोधन, जरा समझना। संशोधन किया, ये संशोधन सिर्फ इसलिए किए थे ताकि जो इनके बीच में जाति समीकरण है इनको एक किया जा सके, आपस में कोई झगड़ा ना करे, सामाजिक समरसता का भाव रहे, लोग नैतिकता से एक दूसरे के प्रति पेश आए और किसी प्रकार की कोई कठिन विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक, सबसे पहले काम क्या किया, जो वहाँ की केंद्र सरकार थी, जो वहाँ की यूनियन गवर्नमेंट थी, संघ सरकार,
उसमें क्या किया कि कोई सरकार होती है तो उसमें प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होते हैं, तो जो मंत्री थे उनकी संख्या समान रखी। अब आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। डचों को बराबरी का अधिकार दिया। अगर डच के 50 मंत्री हैं तो 50 मंत्री फ्रेंच के रखे उन्होंने, जबकि संख्या में ज़्यादा ये हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 50 मंत्री अगर फ्रेंच के रखे तो 50 मंत्री उन्होंने डचों के भी रखे। ये काम एक ऐतिहासिक काम था। इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जिसने इतना संघात्मक स्वरूप को अपनाया। दूसरा काम, विशेष कानून जब बनेगा, देश के लिए किसी विशेष कानून की अगर जरूरत है, देश के लिए किसी विशेष कानून की अगर जरूरत है तो वो डचों और फ्रेंच के बहुमत से बनेगा। बहुमत का मतलब दोनों भाषाओं की सहमति होनी चाहिए। ठीक। एक और काम किया कि गवर्नमेंट एक तरफा फैसला नहीं ले सकती। गवर्नमेंट वन साइडेड डिसीजन नहीं ले सकती, जैसा कि तानाशाही की सरकारों में होता है। सरकारें जब तक चर्चा नहीं होगी, परिचर्चा नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, बहस नहीं होगी, मतदान नहीं होगा, तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। उसके बाद और काम क्या किया, केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी उनको राज्यों में बांट दिया गया। यहाँ तक कि जैसे भारत में आज केंद्र को अलग शक्तियां प्राप्त हैं, राज्य को अलग शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे ही बेल्जियम ने अपनी केंद्रीय सरकार को अलग शक्तियां दी और राज्यों को बहुत ताकतवर बनाया, उन्हें भी अलग शक्तियां दी ताकि केंद्र उनके काम में हस्तक्षेप ना कर सके। राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होगी, राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होंगी, ये भी उपबंध किया वहां की सरकार ने। दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। आपको ठीक ठीक याद होगा कि ब्रुसेल्स की बात हम एक बार फिर करते हैं कि उन्होंने ब्रुसेल्स की सरकार अलग बनाई। बेल्जियम की राजधानी है और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको याद होगा कि पूरे बेल्जियम में डच बोलने वाले जरूर ज्यादा हैं, लेकिन ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। लेकिन ब्रुसेल्स की सरकार में भी दोनों समुदायों को, दोनों भाषाई क्षेत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। अब आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बेल्जियम ने केंद्र सरकार में फ्रेंच को बराबर की शक्तियां दी थी, इसीलिए ब्रुसेल्स की सरकार में डचों को भी फ्रेंच के लोगों ने बराबर की शक्ति दी। ठीक है। इसके बाद ये पूरा टॉपिक था कि डचों को बराबरी का अधिकार दिया और ये बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार थी जिसे बोलते हैं सामुदायिक सरकार, या भारत के संदर्भ में स्थानीय सरकारें। ये सामुदायिक सरकार का मतलब क्या है? एक भाषाई समूह से चुनी जाने वाली सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। एक भाषाई समूह से चुनी जाने वाली सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं, जो सभी के हितों का ध्यान में रखती है, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे जर्मन हो, सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि बेल्जियम के बाद हम लोगों दोनों देशों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है। और ये प्रश्न उत्तर जो हमने ये लेसन हम 2 टुकड़ों में समाप्त करेंगे। 2 टुकड़ों में समाप्त करने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये हमारा वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, क्योंकि आज भारत जैसे देश में डेटा की बहुत बड़ी समस्या है और इंटरनेट स्पीड से देश
भयंकर रूप से जूझ रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि पूरा टॉपिक पढ़ लेने का जो प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रश्न उत्तर को नोट भी करते रहना। समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नोट करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग नोट भी करिएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। पहला है युक्ति परक से क्या तात्पर्य है। जब कोई कार्य, युक्ति परक एक शब्द है, युक्ति परक से क्या तात्पर्य है, युक्ति परक से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। जब कोई कार्य हम सोच समझकर विचार करके करते हैं तो ऐसे कार्य को कहते हैं युक्ति परक कार्य। ठीक है, अब एक और प्रश्न लेकर आते हैं। एक प्रश्न, बेल्जियम ने समाज को जोड़ने के लिए कितने बार संशोधन किया था। आपको ठीक से याद होगा कि 1973 में बेल्जियम ने अपने संविधान में संशोधन करने के लिए 4 बार संशोधन किया था। कितने बार किया था? 4 बार। 1973 में 4 अमेंडमेंट किए। और एक और प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, देखो ये 27 देशों का एक समूह है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ये 27 देशों का आर्थिक और राजनीतिक समूह है, आर्थिक और राजनीतिक समूह है। तीसरा एक और प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका, जिसको तब सिलोन कहते थे, श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। 1972 के बाद ये लंका हुआ, फिर 78 में श्रीलंका हुआ, ये 1948 में आज़ाद हुआ। उसके बाद बेल्जियम में किस जाति समूह के लोग रहते थे। आपको ठीक से याद होगा कि बेल्जियम में 3 जात के लोग रहते हैं। एक डच बोलने वाले 59% लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले 41% लोग हैं और जर्मन बोलने वाले मात्र 1% लोग हैं। तो ये था बेल्जियम का भाषाई समीकरण। अगला प्रश्न, जाति और एथनिक क्या है। देखो, जातीयता के और एथनिक का मतलब जब कोई समाज जाति स्वरूप में बटा हो, विभिन्न भिन्न वर्गों में बटा होता है, तो जब कोई समाज भिन्न भिन्न वर्गों में बटा होता है सामाजिक दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति को जाति या एथनिक कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, ऐसा समाज जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग अपने आप को महसूस करता है, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे समाज को कहते हैं एथनिक या जाति। अब एक और, दबाव समूह किसे कहते हैं। दबाव समूह, जब कोई किसी देश में कुछ लोगों का समूह या कोई संगठन अपने आर्थिक हितों, अपने राजनीतिक हितों, अपने सामाजिक हितों के लिए सरकार पर दबाव डालता है, तो ऐसे जातीय समूह या ऐसे संगठनों को जातीय समूह कहा जाता है। लेकिन इसकी उदाहरण सबसे पहले एक लेखक थे मैकाइवर, उन्होंने इसकी परिभाषा दी। मैकाइवर ने कहा कि दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है। दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का संकलन है जो दबाव के दांव पेंच का प्रयोग करता है। दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित समूहों का या व्यक्तियों का संकलन है जो व्यक्तियों के दांव पेंच का प्रयोग करता है, जो दबाव के दांव पेंच प्रयोग करता है। और आगे के क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। कुल मिलाकर हाँ,
अब हम और प्रश्न हमारे हैं, एशिया के ऐसे 2 देश बताइए जहां पर भाषाई और जातीय संघर्ष हुआ। ऐसे 2 देश हैं प्यारे छात्रों, आप एक अपना भारत लिखना और एक लिखना बेल्जियम। आप श्रीलंका लिख सकते हैं। कौन लिख सकते हैं? श्रीलंका और भारत दोनों ही दक्षिण एशिया के देश हैं। बेल्जियम की भाषाएं कौन कौन सी हैं? बेल्जियम की भाषाएं डच, फ्रेंच और जर्मन। बेल्जियम की भाषाएं डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? एक और अच्छा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? सत्ता की साझेदारी का मतलब, जब सत्ता का विभाजन सरकार विभिन्न अंगों में करती है। सरकार विभिन्न अंगों में करती है। जैसे कि हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, स्थानीय सरकारें हैं। जब हम अपनी सत्ता का विभाजन इस स्वरूप में करते हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं सत्ता का विभाजन। हाँ, सत्ता का 2 प्रकार का विभाजन होता है। एक सत्ता का क्षैतिज विभाजन। सत्ता का क्षैतिज विभाजन क्या होता है? देखो, सत्ता का क्षैतिज विभाजन जो होता है वो इस प्रकार होता है। जब हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, विधायिका का काम क्या होता है? देश में कानून बनाना। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना। कानून की, तो ये है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा या सत्ता का क्षैतिज विभाजन। ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है? ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर में हम लोग सत्ता को सरकारों में बांटते हैं। एक केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। जब हम सत्ता को इस प्रकार बांटते हैं तो ऐसे बांटने के स्वरूप को कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। जब हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारों में सत्ता का विभाजन करते हैं तो ऐसी विभाजन की स्थिति को कहते हैं ऊर्ध्वाधर विभाजन। ठीक। बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यकवाद ऐसा समूह जो किसी समाज में संख्या में ज़्यादा है, वो अल्पसंख्यकों के हितों की कोई चिंता नहीं करता, उसे अल्पसंख्यकों की कोई भी समस्या का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही समूह बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वो अल्पसंख्यकों को परेशान करते हैं सामाजिक रूप से, या मतलब उनका हर प्रकार से शोषण करते हैं। बहुसंख्यकवाद की स्थिति जैसा कि श्रीलंका में हो रहा था कि सिंगलियों ने जिस प्रकार तमिलों का शोषण किया, आपने ठीक से महसूस किया होगा। श्रीलंका की आबादी समूह आपको ठीक से पता है कि श्रीलंका में 74% लोग सिंगली बोलते हैं, 1% लोग वहाँ पर 11% लोग वहाँ पर, कुल मिलाकर 13% लोग वहाँ पर तमिल बोलते हैं। और 13 में जो 13% हैं वो श्रीलंकाई मूल के हैं और 5% कुल 18% बोलते हैं। तमिल में तमिल भाषा बोलने वाले 18% हैं, श्रीलंकाई मूल के 13% और 5% हैं भारतीय मूल के, हिंदुस्तानी मूल के, और 7% वहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं और इतने ही % वहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो ईसाई लोग रहते हैं वो सिंगली भी बोलते हैं और सिंगली के साथ साथ वो आपका तमिल भी बोलते हैं। इस तरीके से आज की जानकारी प्यारे विद्यार्थियों यहीं तक, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। उम्मीद मुझे पूरी ऐसी है, कोशिश हम लोगों ने बहुत ठीक से की है कि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आए। फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारी टीम ने ठीक से मेहनत नहीं कर पाया है, या हमसे कोई त्रुटि हुई है, तो अपनी सार्थक राय, अपनी पॉजिटिव जो राय है उस राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारी टीम इस विषय को ठीक से समझ सके और आने वाले
वीडियो में कम से कम ऐसी गलती ना हो। विद्यार्थियों, आप मार्च में परीक्षा में जा रहे हैं और आपके पास समय बहुत कम है। देश कोविड से जूझ रहा है। सुनने में आ रहा कि और भी जल्द कुछ राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें, आपके एग्जाम के हित से बहुत हितकारी होगा। और हमारी टीम ने लक्ष्य रखा है अब की बार 95 के पार। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग 95 नहीं, आप लोग 100 पूरे अंक लाइएगा, ऐसी उम्मीद है। और इस वीडियो को देखें और आपको अच्छा अगर लगे तो अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आज का वीडियो यही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।